Hello guys, welcome to IAS Bharat. To join our free crash course, fill the Google form given in the description below. A very warm welcome. Hello you all students, and I welcome you to this very special and detailed as well as a sorted video on GS4, that is Ethics, Integrity and Aptitude. And I will be covering all the subparts, the dimensions, the sources, the overall strategy, your mindset, and what actually gets rewarded in this paper. So stay tuned, dear aspirants, and let's get started. So मैंने आपसे पहले ही मेंस के ओरिएंटेशन में बहुत कुछ डिस्कस किया था, जिसमें मैंने आपको ये भी बोला था कि GS4 एथिक्स का जो पेपर होगा वो मैं डील करूंगी. तो मैं यहाँ हूँ फॉर योर रेस्क्यू फॉर एनीथिंग दैट इज प्रॉब्लमैटिक इन GS4, दैट इज एथिक्स. और बहुत ही इंटरेस्टिंग पेपर है, बहुत स्कोरेबल पेपर है. अगर आप मेहनत करते हैं इन अ राइट डायरेक्शन इन दिस पेपर तो जरूर आपके बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं. आई हैड 129 मार्क्स एंड आई थिंक सम पीपल अराउंड दिस ईयर हैव आल्सो स्कोर्ड 139. तो आप सोच सकते हैं 130 टू 140 तक हाईएस्ट स्कोर्स जाते हैं. हेंस जस्ट स्टे ट्यून्ड, ट्राई टू फोकस ऑन दिस वीडियो टू अंडरस्टैंड द नुआंसेस ऑफ GS4 एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. ठीक है, तो GS पेपर 4 एथिक्स, इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड. नाम से ही आपको पता लग रहा है, इट्स समथिंग अबाउट मॉरल वैल्यूज, अबाउट हाउ द वैल्यू सिस्टम, हाउ द मोरालिटीज वर्क इन द सोसाइटी. एप्टीट्यूड किस तरीके का होना चाहिए, बोथ इंडिविजुअल एज वेल एज एक प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेट या फिर ऑफिसर का, और बाकी चीजें डील हम इसमें करेंगे. ये ऑल्सो हमारे 120 प्लस क्लब का पार्ट होगा, जिसमें कि हम फोकस कर रहे हैं ऑन द टॉपर्स जिनके सब्जेक्ट्स में 120 प्लस आए हैं. आई हैड 129 इन एथिक्स दिस ईयर, तो मैं GS4 लूंगी एंड दिस इज अबाउट मी, सोनाली झा, 89 रैंक दिस ईयर. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड डियर स्टूडेंट्स. ठीक है, तो एक बार पेपर को देख लेते हैं. पेपर का पैटर्न क्या है फॉर बिगनर्स. तो ये 250 मार्क्स का जेन्युइन जैसे सारे पेपर होते हैं जनरली वैसा ही होता है. दो सेक्शंस होते हैं इस पेपर में. पहला होता है आपका थ्योरी सेक्शन, 130 मार्क्स का आ जाता है, और दूसरा होता है आपका केस स्टडी सेक्शन, 120 मार्क्स का. ठीक है, थ्योरी सेक्शन में अराउंड 13 क्वेश्चन होते हैं 10 मार्क्स के, और तो ये 130 बना देगा. 10 मार्क्स के 13 क्वेश्चन थ्योरी, और उसके बाद आपका केस स्टडी होते हैं. 6 केस स्टडीज आते हैं हर साल, डिफरेंट डायमेंशंस के ऊपर, डिफरेंट थीम्स के ऊपर. 20 मार्क्स ईच का एक केस स्टडी होता है, तो ये बना देता है 250 मार्क्स. ठीक है, नाउ अब हम थोड़ा देखते हैं कि एथिक्स का एक्चुअली में एसेंस क्या है, यानी कि एथिक्स के लिए यूपीएससी खुद क्या कहता है. ठीक है, व्हाट यूपीएससी इटसेल्फ सेज दैट इट इज टेस्टिंग. नाउ प्लीज फोकस माय डियर स्टूडेंट्स दैट व्हाट डज द एथिक्स पेपर वांट. The candidate's attitude and approach to integrity and probity in public life, the problem-solving approach to the conflicts that they are facing in dealing with the society, and there is no single correct answer for this. This paper will reward your balanced approach, your practicality and ethical grounding. तो essence आपने समझ लिया, बहुत practical पेपर है, बहुत on ground पेपर है. एक ब्यूरोक्रेट, एक ऑफिसर, IAS, IPS, whatever you are, आप किस तरीके से ग्राउंड पे काम करेंगे वैसा पेपर है. उन चीजों से डील कैसे करेंगे, सोसाइटी में जो इश्यूज आते हैं, रोजमर्रा में जो एडमिनिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम आएगी, उसको ऑन ग्राउंड कैसे डील करेंगे, उससे रिलेटेड ही ये पेपर एक बनाया गया है यूपीएससी के द्वारा. ठीक है, तो आपने देख लिया, स्ट्रक्चर देख लिया. 2 सेक्शंस होते हैं. केस स्टडी होता है, केस स्टडी जैसे नाम से ही पता लग रहा है कि केस दी जाएगी, उसे सॉल्व करना है. और थ्योरी जैसे आपके जीएस पेपर्स में होते हैं वो होता है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स. ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं, मैं अपना बता पाऊंगी आपको, और बहुत सारे टॉपर्स से क्यूरेटेड मैंने जो चीजें पूछी हैं, तो उसके थ्रू मैं आपको बताना चाहूंगी कि कैसे 120 प्लस इस पेपर में लाया जा सकता है. एंड एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन द मेंस ओरिएंटेशन में ही मैंने आपको बताया था कि इफ देयर इज अ पेपर ऑन विच आई कैन बेट दैट यू कैन इजीली स्कोर 120 इज एथिक्स. अगर एक राइट डायरेक्शन में आप करोगे तो एथिक्स में आपको सच्ची में इजीली 120 प्लस मिल जाएंगे. ओके, सो नाउ अब क्या देखो, करना क्या चाहिए. सीरियस कैंडिडेट्स एवरेज 75 to 95. Serious here does not mean that good candidates. Serious here means that some candidates who are lacking कुछ amount of guidance, some candidates जिनको actually material है, content है, पर उन्हें specifically नहीं पता कि ethics के पेपर में मार्क्स मिलते किससे हैं. ठीक है, तो वो serious aspirants का स्कोर कहीं ना कहीं 95 पे आके, जैसे मैंने कई स्टूडेंट से बात करी, उनका रह जाता है 95, 100 तक उनका कहीं ना कहीं एक प्लेटो कर जाते हैं मार्क्स. ठीक है, तो उससे आपको डील करना है. टॉपर्स स्कोर
105 to 135, दिस इज व्हाट आई टोल्ड यू कि एक बार 100 का थ्रेशोल्ड क्रॉस हो जाता है, 105 से 135 से 140 मार्क्स तक, 140 हाईएस्ट गए हैं अराउंड हर ईयर, तो इतने मार्क्स तक आ जाते हैं। लेकिन अगर आप मेहनत करें तो जैसा मैंने बताया, एक बैलेंस्ड अप्रोचेस और 120 प्लस स्कोर विल क्रिएट 40 मार्क्स टू अप टू 25 to 40 मार्क्स लीड फ्रॉम अ सिंगल पेपर। दैट इज व्हाट आई वाज टेलिंग यू फ्रेंड्स कि एथिक्स एक ऐसा पेपर है जिसमें कम पढ़ाई करके आपको ज्यादा आउटपुट मिलेगा इफ यू स्टे ट्यून्ड फॉर अ राइट डायरेक्शन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ अबाउट द सेक्शंस। ठीक है, तो सेक्शंस जैसा कि मैंने आपको बताया, पहले आता है आपका सेक्शन ए, दैट इज द थ्योरी पार्ट। अब अगर आपको ये टारगेट करना है कि 120 प्लस मार्क्स होने चाहिए, तो आप ये कैसे टारगेट करोगे? ठीक है, देखो 130 में से कम आपके पास 60 to 65 to 66 आ जाना चाहिए। ठीक है, मैं कहूंगी रफली आप 65 टारगेट करिए कि 50% ऑफ इतना 130 का 50% 65 हो जाना चाहिए। और इस वाले सेक्शन में जो कि केस स्टडी है, अगेन यहाँ पे मैं यही कहूंगी 60 to 65 आप यहाँ टारगेट कर लीजिए। ठीक है, तो मान लीजिए 65 यहाँ आ गए एंड 60 यहाँ आ गए, तो 125 का स्कोर एक बहुत अच्छा स्कोर आपका बन जाएगा। अब दोनों सेक्शंस हैं, दोनों की अलग अलग यूनिक नीड्स है, दोनों की अलग अलग यूनिक डिमांड्स है। तो मैं एक ब्रीफ में आपको बताना चाहूंगी दैट व्हाट आर द डिफरेंशिएटर्स इन बोथ दी सेक्शंस। ओके, सो लेट्स गेट फर्स्ट स्टार्टेड विद द थ्योरी सेक्शन। एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट, थ्योरी है, तो थ्योरी में जिस तरीके से आपने बाकी जीएस में करा, योर वैल्यू एडिशन मैटर्स अ लॉट, हाउ यू आर कोटिंग द डेटा, द फ्रेजेस दैट यू आर यूजिंग, एग्जांपल्स आर हेल लॉट इंपॉर्टेंट इन एथिक्स एज कंपेयर टू एनी अदर GS or even optional paper। ठीक है, आपके examples, the definitions that you are making, your diagrams, your conclusions, your introductions, your phrases, mythological examples, ये सब बहुत differentiate कर देता है एक ethics के theory के आंसर को। अब आप पूछोगे कि case studies में ऐसा क्या करें? See, मेरा तो ये perspective रहता था कि जो मैंने theory के लिए पढ़ा है वो कहीं ना कहीं मैं case studies में भी use कर पाऊँ, पर उसके अलावा भी क्या special चीजें हो सकती है case study में। केस स्टडी जो कि बहुत प्रैक्टिकल होता है, एक केस दी जाती है, उसे आप ऑन ग्राउंड कैसे सॉल्व करोगे वो आपको बताना होता है। सो देयरफॉर इट्स मोर प्रेडिक्टेबल एंड मोर स्कोरिंग एज कंपेयर टू द यूनिट एफर्ट दैट यू आर पुटिंग। समझ रहे हो, थ्योरी को आप थ्योरी को 1-2 हफ्ते देके अच्छे से या पूरा 1 महीने देके स्पेसिफिकली प्रिपेयर करोगे, पर कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होता जो केस स्टडी को और ज्यादा प्रिपेयर करता है। केस स्टडी में टाइम आप कम देते हो, अराउंड 20 to 30% टाइम दो, यहाँ पे 70% टाइम दो, लेकिन इधर आपको आउटपुट मोर मिलता है। ठीक है, तो टारगेट बता दिया, क्या होना चाहिए, इसमें क्या क्या काम करता है, डेफिनेशन, एग्जांपल, डायग्राम, ये ब्रीफ में मैंने आपको बता दिया। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू सी अदर नुआंसेस ऑफ दिस पेपर। ओके, yeah, now how the paper involved, and this is very important to understand। See, whether it be your prelims or mains, सारे पेपर्स चेंज हो रहे हैं, वो तो आपको 2026 का प्रीलिम्स देख के पता लग ही गया होगा। Like that is also your ethics paper, क्वेश्चन चेंज होते जा रहे हैं। If the examiner sets the question on the same pattern, the competition is so cutthroat, my dear students, that you know then that the main demand of UPSC, that is filtering out the people, would be redundant। तो उसके लिए चेंज होता जा रहा है पेपर, पर अगर इस चेंजिंग ट्रेंड को आप समझ गए, सो यू विल बी एनीहाउ यू विल बी विनिंग दिस गेम। ओके, सो व्हाट इज दिस चेंजिंग ट्रेंड? देखो, जब टाइम था 2013 से 2015, मैं बात कर रही हूँ अराउंड 2015 की, तो फाउंडेशन और बेसिक थ्योरी के सवाल पूछे जाते थे। फॉर इंस्टेंस डेफिनेशनल क्वेश्चन पूछ लेंगे, व्हाट इज एथिक्स, हाउ एथिक्स इवॉल्व्ड, व्हाई दिस, व्हाई दैट, ऐसे लॉ वर्सेस कॉन्साइड, डिफरेंशिएट, कॉन्ट्रास्ट, लेसन्स, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते थे। 2015 की बात कर रही हूँ। नेक्स्ट कम्स ऑन, जब 2015 से शिफ्ट होने लग गया 2018, 17, 19 की तरफ, तो थोड़ा सा एप्लीकेशन बिगिन हो गया। यू कैन सी एप्लीकेशन बिगिंस, जहां पे कहीं ना कहीं ऑन ग्राउंड के सवाल पूछने लग गए, सोशल जस्टिस, गवर्नेंस से रिलेटेड, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड सवाल आने लग गए, लाइक योर करप्शन, योर RTI, योर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, द वर्क कल्चर, you know, etc, and the various kind of multi-stakeholder cases were being asked। So this was about 2020 तक। After 2020 came a contemporary evaluation, जहाँ पे करंट इवेंट्स भी एंटर कर जाते हैं। करंट इवेंट्स यहाँ पे भी थे, पर यहाँ पे मोर न्यूज़पेपर ओरिएंटेड, न्यूज ओरिएंटेड करंट इवेंट्स आ जाने लग जाते हैं, जैसे कि रशिया यूक्रेन के एथिक्स, रिफ्यूजी क्राइसिस, कोविड एरा में क्या क्राइसिस हुआ, डिजास्टर मैनेजमेंट कैसे चलता है, एक्सेट्रा। और जो अब का जो दौर आया है, दैट इज द 2025
24, the past 3 years have been more dynamic and complex. Why? Because the newer kind of threats that we are facing, specifically the technological threat, the cyber security, the AI, the mafias, the social media, these are getting into context. तो इस तरीके से आपका पेपर इवॉल्व हुआ है. मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि what you have to focus is more about current events. Current events means जो भी करंट इवेंट चले हैं, किसी भी पैंडेमिक के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किसी भी एवरी ईयर अ क्वेश्चन ऑन इंटरनेशनल रिलेशंस एंड अप्लाइंग ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस. मुझे अच्छे से याद है 2025 में देयर वाज द बांग्लादेश क्राइसिस वेयर देयर वाज सम रिस्क ऑफ पीपल एंटरिंग इनटू इंडियन बॉर्डर्स थ्रू द बांग्लादेश, जब शेख हसीना गॉट एक्सट्राडिटेड एक्सेट्रा. तो उस टाइम सिमिलर एक केस स्टडी, लास्ट क्वेश्चन जो था 2025 मेंस का, वो एक सिमिलर केस स्टडी पे बेस्ड था कि बांग्लादेश देयर इज अ नेबरिंग कंट्री एंड उसके बॉर्डर्स पे along with the people there are some mafias, some militias who are wanting to entering your border. तो समझ रहे हो, इसीलिए करंट अफेयर्स को ट्रैक करना बहुत जरूरी है. एक ना दो, 6 में से एक ना दो आपका केस स्टडी और थ्योरी में से 13 थ्योरी में से आप मान लो कि अराउंड 50% ऑफ थ्योरीज कहीं ना कहीं करंट से लिंक होता है. और कंटेम्पररी जो रोज चल रहा है, स्पेशली एआई, टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया, इस पे तो आप मान लो आपका 30% पेपर के क्वेश्चन टेक्नोलॉजी, एआई, सोशल मीडिया. पहला ही क्वेश्चन यूपीएससी मेंस का 2025 में था अबाउट द डिलेमास रिगार्डिंग दी सोशल मीडिया. ठीक है, तो ये आपने देख लिया, तो इन पे आपको ज्यादा फोकस करना है. नाउ लेट्स मूव ऑन. ओके, so as I told you already earlier about the importance of PYQs, about the importance of learning from the पैटर्न्स ऑफ यूपीएससी. देखो, यूपीएससी का सिलेबस बहुत बड़ा है, मार्केट में घुसोगे रिसोर्सेज बहुत बड़ा है, तो कुछ स्पेसिफिक और कुछ स्टैटिक चीजें हैं जिनको आपको हमेशा इफ यू फील कि इन चीजों को मैं करके जाऊंगा तो मेरा इतना है श्योर शॉट कि मेरे पेपर में एक डिसेंट स्कोर आ जाएगा. तो वो रिपीटिंग चीजें, वो शॉर्ट शॉर्ट चीजें क्या थी जो मुझे आई फाउंड नॉन नेगोशिएबल. ओके, सो दीज आर माय नॉन नेगोशिएबल कोर्स what I found repeating every year. Now pay attention students, the very first thing is definition. Okay, this is your first as well as your last resort. ठीक है, कोई भी क्वेश्चन शुरू करना है, फर्स्ट थिंग दैट यू शुड पुट, अगर कुछ भी नहीं आ रहा, यू डू नॉट हैव अ स्पेशलाइज्ड कोड या फ्रेज, तो सीधे आप डेफिनेशन से स्टार्ट कर सकते हो, विच इज अ क्लासिकल अप्रोच. ठीक है, मैंने भी बहुत क्वेश्चंस में डेफिनेशन से, डिफाइनिंग द टर्म से आप शुरू कर दिया. ठीक है, तो डेफिनेशन एक रिपीटिंग चीज है जो आपके पास हर टॉपिक का डेफिनेशन प्रिपेयर्ड होना चाहिए. इंटररिलेशन इज मोर अबाउट ब्रेनस्टॉर्मिंग, वो आप धीरे धीरे सीखेंगे. एज एंड व्हेन यू एंटर इनटू एडवांस्ड आंसर राइटिंग यू कैन अंडरस्टैंड दैट. ओके, तो एथिक्स पे आपका पास डेफिनेशन बना होना चाहिए, मोरालिटी पे डेफिनेशन होनी चाहिए, वैल्यूज पे डेफिनेशन होनी चाहिए, इम्पार्शियलिटी क्या होती है उस पे आपके पास रेडीमेड डेफिनेशन होना चाहिए टू फिक्स आउट इन एनी क्वेश्चन. ओके, सो दैट इज अबाउट डेफिनेशन. उसके बाद कुछ चीजें जो मैंने रिपीट होते देखी, दैट इज दी कोटेशंस का इंटरप्रिटेशन. ठीक है, कोटेशन का इंटरप्रिटेशन का क्या मतलब है कि एक कोटेशन जो द एसेंस ऑफ अ कोटेशन, मतलब एक कोटेशन आपको दी जाती है, कहीं ना कहीं उसकी जो एक वैल्यू है, उसमें जो वो पूछना चाह रहा है वो थीम हमेशा सेम चलता आ रहा है. ठीक है, तो वो मैंने रिपीट होता देखा, जैसे कि गांधी की थीम. ठीक है, नॉन वायलेंस. गांधी इज अ टॉपिक, एक्चुअली मैं ऐसे कहना चाहूंगी कि गांधी जी थ्योरी इज सच दैट it's all comprehensive. You can cover everything from Swaraj to Sarvodaya to modernization to history to evolution. You can cover definitely everything. तो ऐसे मैंने देखे हैं कि ऐसे कोटेशंस की इंटरप्रिटेशंस बार बार काम आ जाती है. ठीक है, गांधी हो गए, पॉटर स्टीवर्ट हो गए, ओके, विवेकानंद थ्योरी अबाउट यूथ, अबाउट हार्ड वर्क, अबाउट relentlessly focusing on your goal, staying awake. ओके, सो ऑल दैट कीप्स ऑन कमिंग. ठीक है, तो कोटेशंस भी आप बार बार देखते रहिए पीवाईक्यूज के, उससे आपको आइडिया लगता रहेगा और हो सकता है कि कुछ थीम्स रिपीट हो जाए. उसके बाद अगेन कुछ टॉपिक्स जो रिपीट होते ही रहते हैं. करप्शन पे एक क्वेश्चन आना ही है, वेदर इट्स अबाउट, देखो केस स्टडीज में से तो हमेशा करप्शन पे 2 थीम के केस स्टडीज आ ही जाएंगे अबाउट करप्शन. ठीक है, सिमिलरली आरटीआई पे, ट्रांसपेरेंसी. सो दीज आर एवरग्रीन टॉपिक्स जो मैंने हमेशा रिपीट होते देखा, एंड जस्ट यू शुड बी फोकसिंग ऑन दीज. ठीक है, उसके बाद वैल्यूज, जितने भी वैल्यूज हैं
and how they are in action. Okay, values in action means that how on ground these things are working, how it's conflicting, like if there is integrity, how it is conflicting with loyalty, if there is rules, how it is conflicting with concise. Okay, so these are the repeating themes which keeps on repeating every year. You can just look at it once. Emotional intelligence हर दूसरे साल, हर साल और हर दूसरे साल तो पक्का ही इस पे 100% एक क्वेश्चन आ ही जाता है. ठीक है, तो ये थीम्स रिपीट होती रहती है, इन पे आप थोड़ा सा गौर कर लीजिए. ओके, डेफिनेशन हर टॉपिक की आपके पास हैंडी होनी चाहिए. Apart from that, the interpretation, the essence of the quotes, वो भी आपको बहुत काम आ जाएगा. The values, etc. And the the emotional intelligence, जैसे कि क्राउड है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, पर्सनल स्ट्रेस है, तो कहीं ना कहीं इसके इर्द गिर्द द टॉपिक ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस रिवॉल्व्स. ठीक है, सो दैट शुड बी योर टारगेट टू complete all these repeating themes. Now I'd like to share with you certain things from my papers which I feel that I got either from current affairs or from the analysis of PYQs. ठीक है, तो मैं कुछ केस स्टडीज आपको दिखाना चाहूंगी जो मुझे लगता है which have came straight from my resources. ठीक है, resources in the sense मैं न्यूज़पेपर पढ़ रही हूँ, मैं PYQs देख रही हूँ, मैं कुछ ब्रेनस्टॉर्म कर रही हूँ, उसमें से डायरेक्टली मुझे हिट हुए हैं. तो यहाँ पे आई थिंक 10-12 क्वेश्चंस हैं which I have taken example from these PYQs, etc. For instance, if in 2013 this issue of the flyover infrastructure, etc. was very in news, RTI बहुत hot topic था उस टाइम का, so it came out here. Okay, substandard flyover versus उसकी deadline. ठीक है, शिवाकाशी में चाइल्ड लेबर का कुछ इशू था, तो वो आरटीआई की डिलेमा. ठीक है, तो ये चीजें उस टाइम न्यूज में काफी थी, प्लस ये पीवाईक्यूज में भी, मतलब न्यूज में ही काफी थी, बिकॉज एथिक्स केम एज अ न्यू पेपर इन 2013. सो वेरी फर्स्ट दे केम, दिस वर इन न्यूज एंड दे केम आउट. ठीक है, अगेन फिर दलित बॉय वाज, दिस हैपेंड इन बिहार इन मिड डे मील, दैट दलित कुक वाज एक्चुअली बॉयकॉटेड एंड पीपल डिडंट वांट टू ईट द फूड बीन कुक्ड बाय हर. सो दैट कीप्स ऑन कमिंग. गर्ल्स का एजुकेशन, दैट्स अ वेरी एवरग्रीन टॉपिक. विमेन के ऊपर पे एक थ्योरी में एंड इवन इन केस स्टडी समथिंग अबाउट फेमिनिज्म, समथिंग अबाउट विमेन एम्पावरमेंट है ऑलवेज कम. सो दैट इज अ एवरग्रीन थीम. ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं about accident victim on interview day. illegal building collapse, देख लो, illegal building collapse टॉपिक है, PYQ में आ चुका है. अभी there was in South Delhi building collapse was there, so it's a evergreen topic. तो इन चीजों पे आपको नजर देना है. That is what practicality means in ethics. न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, अपने आप को सोचो कि you are a bureaucrat और मैं ethics का केस स्टडी इसमें से कैसे सॉल्व कर लूंगा. कोई भी न्यूज आती है, try to see it from a perspective कि I have to, if it comes as a case study. अभी बहुत सारे disasters हुए in South Delhi. There have been a hotel fire, there has been a building collapse. So that keeps on happening. So such questions can come. Okay. Now next we have in 2018 there was a whistleblowing case. Whistleblowing again, it's a repetitive theme. Whistleblowing could be used as an example in your theory questions. It could come as a case study. The thing is that the content is the content is somehow only limited. The content is not too much. Okay, the thing is that how that limited content could be used by you at different perspective. मैं यहाँ पे अभी इन्हें एज आपको पढ़ा रही हूँ केस स्टडी की तरह, पर इन्हीं को मैं कहीं ना कहीं एज अ एग्जांपल यूज कर सकती हूँ. अगर कभी भी क्वेश्चन आता है करप्शन पे, तो मैं माइनिंग माफिया का एग्जांपल दे दूंगी. अगर कोई ऐसा आईएएस पकड़ा गया हो जिन्होंने माइनिंग माफिया के साथ मिलके ही प्लेड आउट फ्यूल गेम, सो यू कैन जस्ट यूज दैट. या फिर ये हमेशा चलता रहता है बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रॉब्लम, पुअर क्वालिटी ब्रिजेस बनते हैं बिफोर इलेक्शन, तो इनको मैं कोट कर सकती हूँ. तो मेरे कहने का ये मतलब है कि चीजों को एक मल्टी डायमेंशनल पर्सपेक्टिव से देखो. यू कैन कोट देम इन थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन, यू कैन गेट क्वेश्चंस ऑफ केस स्टडी फ्रॉम देम, यू कैन यूज इट इन द केस स्टडी इटसेल्फ. ठीक है, किसी केस स्टडी में किसी और केस स्टडी का आप रेफरेंस भी डाल सकते हैं. ठीक है, सो एवरीथिंग इज अपॉन यू दैट हाउ यू यूज अ पर्टिकुलर कंटेंट. ओके, सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. जस्ट ऑल्सो लेट्स सी सम अदर क्वेश्चंस. फॉर एग्जांपल सॉरी, मीर जाफर का रिक्रूटमेंट, इलीगल माइग्रेंट्स जो आ रहे थे बांग्लादेश और बॉर्डर इश्यूज पे हमारे साथ थे, करप्ट बॉर्डर ऑफिशियल्स. ये देखो करप्ट बॉर्डर ऑफिशियल्स का क्वेश्चन था, एंड द सेम क्वेश्चन इन 2025 केम, समथिंग अबाउट बॉर्डर इंकर्शन. I told you, so questions keep on repeating. ठीक है, साइबर बुलिंग, सोशल मीडिया रिपीटेटिव थीम है. हमेशा थ्योरी में 2 क्वेश्चन आते ही आता है, केस स्टडी में 1 क्वेश्चन, टेक्नोलॉजी साइबर इनमें से आता ही आता है. ओके, नैक्सलाइट्स वेरी रिपीटेटिव थीम. 24 में भी आया, 25 में भी देयर वर सम हिंट्स अबाउट
some kind of groups, okay? And then mother's last right versus calamity. Calamity, disaster management, उससे आपकी प्रोफेशनल ड्यूटी कैसे टकराती है, पर्सनल आपके पर्सनल जो भी आपके पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, हाउ दे क्लैश विद योर प्रोफेशनल ड्यूटीज, दैट हैज कम. ठीक है, तो कहीं ना कहीं रिपीटेटिव थीम्स है. ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. ठीक है, तो जैसे मैंने आपको सारे जीएस में I outlined that how one GS can be, for the sake of completing the syllabus, it could be decoded into several topics. मैं पूरे एथिक्स को मैप करती हूँ अंडर 8 टॉपिक्स या फिर 8 एरियाज. ओके, और वो 8 एरियाज क्या है, ये 8 एरियाज पूरा कवर कर देते हैं आपके एथिक्स के सिलेबस को. लेट्स सी देम वन बाय वन. सबसे पहला होता है आपका एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस. नाउ दिस इज एवरीथिंग अबाउट एथिक्स इज बीन कवर्ड. व्हाई एथिक्स, हाउ एथिक्स, व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स, हाउ डू एथिक्स गॉट इन्फ्लुएंस, व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ एथिक्स, व्हाट आर द डिफरेंट स्कूल्स ऑफ एथिक्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. Okay, so you can see the different dimensions, what are the consequences, the private ethics versus public ethics, etc. Okay, so ये क्वेश्चन आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया एथिक्स का पूरा. दूसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं विच इज अबाउट एटीट्यूड. ठीक है, तो एटीट्यूड में देखो, एटीट्यूड पे अगेन एक क्वेश्चन आता है, केस स्टडी में भी बहुत जगह अप्लाइड क्वेश्चन की तरफ आता है एंड थ्योरी में भी आ जाता है. अब एबीसी स्ट्रक्चर है इसका. एबीसी स्ट्रक्चर में आगे आपको बताने वाली हूँ किस तरीके से. एबीसी स्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है, एक्शन, बिहेवियर, कॉग्निटिव फंक्शन. Okay, then you have your thought and how your thought is linked to your behavior. Then you have your moral and political attitude. ठीक है, और एटीट्यूड में ही एक टॉपिक होता है कि एटीट्यूड को बदलते कैसे हैं, तो उससे एक टॉपिक आ जाता है अबाउट सोशल इन्फ्लुएंस एंड परसुएशन. ओके, सो दिस कवर्स द सेगमेंट ऑफ एटीट्यूड. इसमें पूरा एटीट्यूड का आ जाएगा. उसके बाद एक सेगमेंट आता है आपकी वैल्यूज का, जिसमें होगा फाउंडेशनल वैल्यूज. कौन सी वैल्यूज होती है, इसमें आता है इंटीग्रिटी, इम्पार्शियलिटी, डेडिकेशन, ऑब्जेक्टिविटी, टॉलरेंस, कंपैशन. सो दीज आर ऑल वैल्यूज. इन वैल्यूज पे आपको डेफिनेशंस, कोड्स, फ्रेजेस सब कुछ रेडी रखना है. ओके, सो ये वैल्यूज का पार्ट हो गया. एथिक्स हो गया, एटीट्यूड हो गया, वैल्यूज हो गया. अब आ जाता है बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इमोशनल इंटेलिजेंस. इमोशनल इंटेलिजेंस, सी द थिंग इज दैट ये मैं आपको 8 टॉपिक इसलिए बता रही हूँ ताकि आप पूरे सिलेबस को, जो एक बड़ा सा सिलेबस है, उसे 8 टॉपिक्स में तोड़ दो एंड जस्ट उसके सब पार्ट्स कवर करो, सो दैट यू हैव बेसिक मिनिमम कंटेंट रिक्वायर्ड फॉर दिस पेपर. ठीक है, तो उसके बाद आता है आपका इमोशनल इंटेलिजेंस. इमोशनल इंटेलिजेंस में वही होगा, द कॉन्सेप्ट्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, यूटिलिटी, एप्लीकेशन कैसे होता है, एक्सेट्रा. Then comes your part of moral thinkers. Moral thinkers again, either they can come as a description of moral thinkers कि इन thinker का क्या perspective था, how he is relevant, या फिर आप इसको कोट कर सकते हो as a example. आप इसको केस स्टडी में कोट कर सकते हो. तो मतलब इन सबको देखो, आपको इसको यू डू नॉट हैव टू लिमिट दिस. इसको सीमित नहीं कर देना सिर्फ कि मैं थ्योरी एज अ थ्योरी पढ़ूं. नहीं, इमोशनल इंटेलिजेंस के जो आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो वो आप केस स्टडीज में लगा लो. अगर आप केस स्टडी में कुछ पढ़ रहे हो तो वो आप थ्योरी में भी लगा सकते हो. एज अ एग्जांपल, आरटीआई पढ़ रहे हो, केस स्टडी में कहीं पे आया है कि सिटीजंस आर नॉट एबल टू नो एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग इन अ पर्टिकुलर हॉस्पिटल्स, व्हाई इट इज बीन ब्लॉक्ड. तो सीधे उसमें आप आरटीआई का डाल सकते हो कि दे कैन raise their voice and raise complaint for what is happening through RTI. ठीक है, तो multidimensionality thinking is required in ethics. ठीक है, तो emotional intelligence हो गया, उसके बाद moral thinkers हो गए, उसके बाद public service के ethics. ठीक है, इसमें टॉपिक्स कवर हो जाते हैं आपके dilemmas, rule, concise, accountability, international relations, ये सारे टॉपिक इसमें कवर होते हैं. Then comes probity in governance. Now what is the difference between integrity or ethics and probity? Probity is applied at a more professional level of your institution. So probity in governance, generally we deal with public service, how it works, some forms of corruption, work culture, political funding, etc. Okay, and finally comes your सेक्शन ऑफ केस स्टडी. तो ये 8 सेक्शन मिला के आपका पूरा सिलेबस डिकोड हो जाता है. तो आप इन 8 सेक्शन को अलग अलग से प्रिपेयर करोगे बाय पीसेस, so your entire syllabus could be completed. Okay students, so now let's move forward to the next thing. Now I have explained you all the 8 segments in brief. Now we'll go one by one about all these segments. ठीक है, यहाँ पे हर स्लाइड में मैं 2 सेगमेंट्स कवर करूंगी. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, पहला सेगमेंट है एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस. Okay, this is generalized about ethics, everything about ethics, the foundation, the challenges, the way forwards, the dimensions, how it's classified, etc. So okay, so सबसे पहले इसमें क्या आता है, अब देखो इसमें जनरली मैं स्ट्रैटेजी भी डिस्कस करूंगी और मैं कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजी के साथ मैं
हल्का सा इसका टच कर लूंगी अबाउट दी कंटेंट, दी एक्चुअल कंटेंट जो इसमें यूज हो जाए, ठीक है। तो दोनों चीजें हम थोड़ा थोड़ा देख लेंगे और आगे इसको और डिटेल में भी हम डिकोड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाते हैं एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, ठीक है। अब इसमें आपको करना क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया था 30 से 40 सेल्फ रिटन डेफिनेशंस, 1 एग्जांपल ईच होना चाहिए आपके पास, ठीक है। बेयर मिनिमम है, कोई भी वैल्यू है इसमें आपके पास डेफिनेशन होना चाहिए। आई थिंक 30 to 40 is more. You can just even if you have 20 definitions, that's more than enough. And then examples can be more. Examples कोशिश कीजिए कि not 1 but try to have examples around 3 examples, ठीक है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन है उसमें आपको एक क्वेश्चन में 4 से 5 एग्जाम्पल डालने पड़ेंगे, तो 4 एग्जाम्पल्स आप रेडी रखिए, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, एथिक्स का हम आ जाते हैं अब कंटेंट में। कंटेंट में क्या क्या पूछा जाएगा, डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक होता है। डिटर्मिनेंट्स मतलब कि मतलब कोई किसी के अंदर कैसे एथिक्स है वो कहाँ से डिटरमाइन होते हैं, व्हाई। ओके, डिटर्मिनेंट्स हो गया। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एथिक्स की, अगर एथिक्स है एक पब्लिक रिलेशन में तो हाउ इट विल अफेक्ट दैट द कंडक्ट ऑफ द सोसाइटी एंड overall the daily life of the people. Then the leaders bank. Now these I'm talking about the value addition that you have to do, okay, that if there is an ethics paper, पहली चीज होनी चाहिए, you should be having a definition. Second चीज that you should be having is an example. Third thing that you say again public life example. Fourth thing, the example from leaders, reformers, officers. Please just focus on this. Examples from leaders, reformers and officers very much required. क्योंकि there are certain questions जो डायरेक्टली ब्यूरोक्रेसी में से आते हैं, ठीक है। ब्यूरोक्रेसी में से आते हैं तो वहां पे आप ब्यूरोक्रेसी की ही एग्जांपल डालोगे, सो इट वुड बी अ बेटर इम्पैक्ट रादर देन कि आप कहीं जनरल एग्जांपल डाल रहे हो, ओके। देन वी कम ऑन टू the ask for that what are asked as कि मतलब क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, थोड़ा सा ब्रीफ देख लेते हैं। जैसे कि एथिक्स वर्सेस मोरालिटी, एथिक्स और मोरालिटी में डिफरेंट क्या होता है, ठीक है। लॉ वर्सेस कंसाइंस में क्या डिफरेंस होता है, लेसन्स फ्रॉम लीडर्स, ये मोटा मोटा कवर हो जाता है आपका एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, ठीक है। So we have seen this in brief. We'll later on discuss this in more details. Okay, students. Now let's come on to the second part. That is the second, theme of the ethics syllabus. That is your attitude. Okay. Now, similarly, the similar thing goes for this. You should be having some definition, at least 2-3 definitions, ready-made definitions. You should be having examples. You should be having examples from public life, from leaders, from the reformers, from officers, etc. ठीक है। अब एटीट्यूड में कवर क्या क्या होता है, ABC मॉडल, ठीक है। नाउ ABC मॉडल क्या है, ABC मॉडल इज, मान लो इट इज एक्चुअली अ काइंड ऑफ न्यूमोनिक टू रिमेंबर दैट what actually attitude constitutes of, ठीक है। So the very first thing is affective, B means for behavioral and C means for cognitive, ठीक है। affective, behavioral और cognitive, ये 3 चीजें हैं, ठीक है, which actually determines your attitude, ठीक है। अफेक्टिव मतलब कि किस तरीके से बाय एनी इंसिडेंट यू आर एक्चुअली इफेक्टेड टू इनकलकेट अ सर्टेन काइंड ऑफ एटीट्यूड। बिहेवियरल, हाउ दैट इफेक्ट एक्चुअली लीड्स टू चेंज इन योर बिहेवियर। एंड कॉग्निटिव मींस मेंटल एनालिसिस एंड हाउ योर mental analysis leads to to change of your behavior. So this is the nexus of attitude change. अगर attitude पे कोई क्वेश्चन आए तो ensure कि आपका ये ABC तीनों चीजें आनी चाहिए, affective, behavioral and cognitive, ठीक है। और इसके साथ अगेन वही बात, एग्जाम्पल होना चाहिए आपके पास। उसके बाद हम आ जाते हैं फंक्शंस, कि एटीट्यूड अगर है तो उसके फंक्शंस क्या है, ठीक है। तो एक तो वो यूटिलिटेरियन फंक्शन है। यूटिलिटेरियनिज्म मींस दैट इट इज यूजफुल और इट इज एक्चुअली utilitarianism means that it's actually it's good for the daily use or it's good for the interest of a man. So that is utilitarian. अब attitude utilitarian कैसे है? If there is a bad person, okay, so it's been generally said कि बुरे लोगों से दूर रहो. Why it's said? That is where attitude comes, because then their attitude is such that you have to protect yourself. जब आपका attitude बन जाएगा that XYZ person is बेकार, he is not a good person, तो आपका attitude बन जाएगा, तो उससे आपका utilitarianism, अपना खुद का ही self interest promote होगा. नॉलेज कैसे होता है, देखो सबसे बड़ा नॉलेज होता है आपका वर्च्यू। ऑल्सो आपका वर्च्यू और कैरेक्टर आपका एपिटोम ऑफ नॉलेज कहा जाता है। अगर किसी पर्सन की नॉलेज चेक करनी है, सो जस्ट चेक बाय द लेवल ऑफ वर्च्यू और एथिक्स ही हैज। तो एक तरीके से आपका जो एटीट्यूड है वो ये भी दर्शाता है दैट हाउ नॉलेजेबल यू आर।
नॉलेजेबल का मतलब ये नहीं है कि पढ़ाई वाला नॉलेज, इट मीन्स हाउ मॉरली नॉलेजेबल यू आर। ओके, उसके बाद ईगो डिफेंसिव, सेम चीज आ गई। ईगो डिफेंसिव मतलब आपके हित में जो चीजें होंगी आपका एटीट्यूड आपसे वो करवाएगा। ओके, इट्स पर्सनल ह्यूमन नेचर। एंड देन वैल्यू एक्सप्रेसिव, ठीक है, आपकी वैल्यू भी सोसाइटी में कैसी है वो आपके एटीट्यूड से पता लगेगा कि व्हाट वैल्यूज यू अपहोल्ड, व्हाट इज योर व्यू पॉइंट ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक एंड हाउ डू यू गो अबाउट इट। ओके, so these are the functions in brief. Then persuasion is a subtopic about attitude, because see एनी काइंड ऑफ परसुएशन और इन्फ्लुएंस भी, इसमें परसुएशन के साथ इन्फ्लुएंस भी है। देखो, परसुएशन और इन्फ्लुएंस हम क्यों पढ़ते हैं इन एटीट्यूड का टॉपिक, क्योंकि अगर हम गवर्नमेंट स्कीम की बात कर लें, हम कोई हम किसी से कोई भी काम करवाने की बात कर ले, एडमिनिस्ट्रेशन चलवाने की बात कर ले, तो सबसे पहला जो चीज हमें चाहिए वो है कि हम किसी को परसुएट करके वो काम करवा सके। और उस परसुएशन के लिए व्हाट इज नीडेड इज एटीट्यूड चेंज। इसीलिए जो परसुएशन वाला टॉपिक है ये एटीट्यूड के अंदर है, ठीक है, कि एटीट्यूड चेंज होगा किसके थ्रू होगा, परसुएशन के थ्रू होगा, ठीक है, हाउ गवर्नमेंट चेंजेस द एटीट्यूड। और उसके बहुत सारे आपके पास स्टेप्स भी है कि लॉ से कर सकता है, रोल मॉडल से कर सकता है, सॉफ्ट पावर से कर सकता है, किसी एक्ट्रेस के थ्रू करवा सकता है, किसी मॉरल स्टोरी के थ्रू करवा सकता है। सो ऑल दिस इज डेल्ट इन परसुएशन, ठीक है। नाउ, और इसके केस स्टडीज आ सकते हैं, कैसे टाइप के आ सकते हैं कि कोई प्रेजुडिस्ड कोलीग है, कोई कोलीग है जिसका ही इज अ वेरी मोटा दिमाग का कोलीग हु एक्चुअली हैज अ रिजिड एटीट्यूड टुवर्ड्स ऑल हिज ऑफिस मेट्स। ओके, या फिर कोई रिजिड सीनियर है, या फिर कोई एक इको चेम्बर बना चुका है, ग्रुप थिंकिंग करते हैं कि इसको हम साइडलाइन कर देंगे। सो ऑल दिस आर इंक्लूडेड इन एटीट्यूड, ठीक है। तो दो टॉपिक्स हमने कवर कर लिए, मोटा मोटा हमने देख लिया दैट व्हाट इज बीन रिक्वायर्ड, एक स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए और उसके अंदर हमें पढ़ना क्या है। ओके, सो दिस वाज अबाउट एथिक्स एंड अबाउट एटीट्यूड। नाउ मूव ऑन टू थर्ड एंड फोर्थ टॉपिक। Yeah, so we move on to the third and the fourth topic. Let's now first start with the third topic, जो है foundational values. Foundational values में you have all the different moral values, ethical values जो कि required है एक citizen को भी, and apart from a citizen जो कि required है एक bureaucrat को भी, ठीक है। तो ये general values की बात करता है। So let's first start, ठीक है। अब देखो, हम फिर से स्ट्रैटेजी पे आ जाते हैं कि अगर हमें फाउंडेशनल वैल्यूज में क्या क्या आएगा, इम्पार्शियलिटी, कंपैशन, इंटेग्रिटी, एंड इम्पार्शियलिटी, कंपैशन, ऑनेस्टी, ओबीडियंस। सो ऑल दिस कम्स अंडर योर फाउंडेशनल वैल्यूज। अब इनको प्रिपेयर कैसे करना है, हर वैल्यू को आप सेपरेटली प्रिपेयर कर लो, और उसका स्ट्रैटेजी कैसे करना है आपको, एक डेफिनेशन, इनफैक्ट नॉट एक, यू वांट 2 to 3 definitions, then some quotes, some phrases, some examples about officers who have done very well, administrative examples, real life example, public policy example, international best practices example, Better India की website से example ले सकते हो। We have at our coaching we have a example book also, you can refer that also। Okay, so it's like that, मतलब examples आपके पास होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगेन इसमें भी आपका आपका थ्योरी और आपका कितना नॉलेज है वो चेक करने के लिए they can ask you different questions, जैसे कि where you have to distinguish or differentiate, जैसे कि sympathy versus empathy versus compassion, क्या difference होता है, ठीक है। ये आपको clear होना चाहिए, it's not कि सिर्फ किताबी language, you have to understand कि sympathy, empathy और compassion में difference क्या है, ठीक है। दैट एम्पैथी इज अ लार्जर वर्जन ऑफ सिंपैथी, जहां पे एक ग्रेटर एक्सटेंट का किसी की तरफ हमें काइंडनेस होता है, एंड कंपैशन मींस गोइंग आउट ऑफ वंस वे, ट्राइंग टू डू एग्जाम्पलर थिंग्स। तो ये क्लियर होना चाहिए आपको, ये कंसेप्चुअल क्लैरिटी, दैट इज द डिमांड ऑफ दिस पेपर, दैट यू शुड बी हैविंग गुड कंसेप्चुअल क्लैरिटी। ओके, उसके बाद इम्पार्शियलिटी और न्यूट्रलिटी में क्या डिफरेंस होता है, सो दीज हैज टू बी क्लियर, ठीक है। नाउ एंकर्स मींस द वैल्यू एडिशन व्हिच कुड गो इनटू दिस। वी हैव these 7 principles of Nolan Committee, which includes principle like the like the openness. We have examples like leadership, honesty. These are the 7 principles. Nolan Committee की 7 principles है, तो वो आप वैल्यू एडिशन की तरह यूज कर सकते हो। और सेकंड ARC की रिपोर्ट है, तो ये दोनों वैल्यू एडिशन हो जाएगा आपके वैल्यूज में। एंड देन प्रैक्टिस क्या करना है आपको,
वैल्यू कॉन्फ्लिक्टिंग आंसर्स, जैसे कि आप एक जगह पे, ये केस स्टडी में भी अप्लाई हो सकता है। केस स्टडीज आर ऑल बेस्ड ऑन कि वैल्यूज क्लैश कैसे होते हैं। एक जगह पे कोई डिजास्टर हो गया है और वहां पे यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट सर्टेन थिंग्स। तो एक ओल्ड एज लेडी आ गई, सो हाउ विल यू डिस्ट्रीब्यूट? आप पहले सबको दोगे कि पहले ओल्ड एज को दोगे प्रायोरिटी, ठीक है? तो एम्पैथी वर्सेस ऑब्जेक्टिविटी, प्रोटोकॉल वर्सेस योर कंसाइज। तो या फिर जो भी एक वैल्यू है, एक वैल्यू दूसरे वैल्यू से कैसे टसल हो जाती है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है, दैट वुड बी आस्क्ड, ठीक है? तो ये वैल्यूज के ऊपर तो वेरी सिंपल, डेफिनेशन प्रिपेयर करो, एग्जांपल्स प्रिपेयर करो, कोड्स प्रिपेयर करो, और केस स्टडी में जहां पे भी वैल्यू नजर आए तो उसके बारे में लिख दो एंड उसे डिस्क्राइब कर दो। और मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान देना है अबाउट वैल्यू कॉन्फ्लिक्टिंग आंसर्स में, ठीक है? दो वैल्यू जहां पे कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हो। उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक, फोर्थ टॉपिक हमारा, विच इज इमोशनल इंटेलिजेंस। वेरी रिनॉन्ड टॉपिक और हर दूसरे ईयर इस पे सवाल आता है, सो प्लीज प्रिपेयर इट वेल। द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस इज द गोलमैन्स मॉडल। डेनियल गोलमैन का मॉडल था जिसमें उन्होंने 5 कंपोनेंट्स बताए थे, ठीक है? कि 5 कंपोनेंट्स इमोशनल इंटेलिजेंस के उन्होंने बताए थे, वो आपको डायग्राम के तौर पे याद रहना चाहिए, ठीक है? जहां पे भी EI का टॉपिक आए एज अ वैल्यू एडिशन आप वो डायग्राम बना दें, ओके? Sorry. Then we have 3 mini illustrations like diffusing a mob, collector during floods and handling. So these are the examples, ठीक है? इसका केस स्टडी भी आ सकता है, इसको आप एग्जाम्पल के तौर पे भी लिख सकते हैं, समझा सकते हैं, whichever you feel. That is my point. If you have to take one thing from this video, take that the things of the theory can be quoted in case studies, and if you have referred to any case study, you can quote it in as an example in the theories, okay? So that is what multidimensionality and that is what smart study means, okay? Now जो मैंने आपको बताया वही, that how it will be used in case, name that skill, मतलब आपको ये बताना है, अगर आप एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो केस स्टडी में लिखने के बजाय that okay I will try to keep calm and this, you should write it, you should be more value heavy. आप ये लिख सकते हो I will use my emotional intelligence to keep calm, okay? That would be much better. So you can name that emotional intelligence is a skill, self regulation etc, ठीक है? और क्वेश्चन पूछे क्या जाते हैं on emotional intelligence, it could be about that components of emotional intelligence में क्या क्या components आते हैं, you can refer to that. इमोशनल इंटेलिजेंस वर्सेस इंटेलिजेंस क्वोशिएंट, की मतलब आपका मेंटल जो इंटेलिजेंस है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इमोशनल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो और किस तरीके से ये यूज होगा, ओके? सो वी हैव सीन द वैल्यूज, वी हैव सीन द टॉपिक ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, ओके? नाउ वी मूव फॉरवर्ड टू द 5th and the 6th topic. Okay, let's now first cover this 5th topic of moral thinkers, okay? Moral thinkers about of the India as well as the world, okay? So we'll first deal with the Indian thinkers and then go to the Western thinkers. देखो thinkers तो बहुत सारे हैं, but anyhow अगर questions आते हैं तो कहीं ना कहीं घूम फिर के इन्हीं से आते हैं, ठीक है? Indian thinkers में we have Buddha, we have Mahavira, we have Kautilya, we have Shankara, Guru Nanak, Kabir, Gandhi, Tagore, Kalam, APJ Abdul Kalam, Amartya Sen, etc. Okay, and in the Western thinkers we have the Socrates, Plato, Stoics, then Hobbes, Locke, Rousseau, then we have Immanuel Kant, then we have Mills, Rawls and Aquinas. Okay, so these are the thinkers. ये broadly मैं बता रही हूँ कि इन पे आपको prepare कर लेना है। हो सकता है कोई एक दो thinker कभी, देखो thinkers पे 2 question आएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, so mostly अगर इतने सारे आप prepare करके जाओगे तो इसमें से आपको कोई ना कोई टकरा ही जाएगा and you will be able to secure that marks, ठीक है? So not to worry about, इन्हीं में से कोई ना कोई thinkers you have to do। और अगर कोई ऐसा thinker आ जाता है whom you have never heard about, then it's okay, they'll actually ask about a value which you can try to write it in your own words, okay? Now let's move on to thinkers bank. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दैट आई हैड अ थिंकर बैंक, ओके? ऑल दीज थिंकर्स जो मैंने लिखे हैं 2 पेजेस में, मैंने 20 थिंकर्स का एक थिंकर बैंक बना लिया, उनके बेसिक कोट्स, फ्रेजेस, उनकी क्या आइडियोलॉजी थी, वो क्या कहना चाह रहे थे, वो सारा कंसाइज करके लिख लिया और ये मेरे बहुत काम आया। इसको मैंने केस स्टडीज में यूज किया, इसको मैंने एज अ एग्जांपल दे दिया थ्योरी के क्वेश्चंस में, इसको फ्रेजेस और कोट्स को मैंने थ्योरी के क्वेश्चंस में यूज किया, इनफैक्ट इसके फ्रेजेस और कोट्स को मैंने केस स्टडीज में भी यूज कर लिया, ओके? सो therefore this thinker bank is very important क्योंकि ये हर जगह यूज हो सकता है, ये आपके स्टैटिक क्वेश्चंस में यूज हो जाएगा, ये आपके केस स्टडीज में यूज हो जाएगा, एंड हेंस
दिस इज वेरी वैल्यूएबल। तो आप बना सकते हो 2 पेजेस में सारा कंसाइज करके, यू कैन राइट दैट ये थिंकर थे, इनकी ये वैल्यूज थे, इनका ये कोट्स था। ओके, नाउ नेक्स्ट, मैप द थिंकर्स टू द थीम, दैट इज व्हाट आई टोल्ड यू। ठीक है, कि जो थिंकर्स हैं आपने पढ़ लिया, पढ़ के आपको उससे बस इतना नहीं है कि वही रहने देना है, आपको कोई भी वैल्यू है, कहीं भी कंटेक्स्ट दिख रहा है तो उस थिंकर को किसी थीम से लगा दो। जैसे कौटिल्य की नीति थी तो उसमें करप्शन को उन्होंने डील किया था। गांधी को तो आप हर जगह लगा सकते हो, यू कैन यूज हिम इन पीस, यू कैन यूज हिम इन मॉडर्न सिविलाइजेशन, अगेंस्ट द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, योर ऑनेस्टी एक्सेट्रा। मतलब गांधी तो इज अ वेरी कॉमन थिंग। देन जस्टिस की कहीं भी बात हो रॉल्स यूज कर लो। ठीक है, अम्बेडकर, सोशल जस्टिस की कहीं भी बात हो अम्बेडकर यूज कर लो। अगर मिड डे मील का जो वो केस स्टडी था उसमें आप अम्बेडकर का यूज कर सकते हो कि राइट टू इक्वालिटी, हाउ ही फोट अगेंस्ट कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। ओके, तो इस तरीके से आपको जैसे ही आपने थिंकर देखा आपको थीम से कनेक्ट हो जाना चाहिए कि अच्छा ये थिंकर को मैं ऐसे यूज कर पाऊंगा। नेक्स्ट, जैसे कि अगर आपका निष्काम कर्म है तो मतलब गीता, वो सब आप कभी भी आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं पे निष्काम कर्म फिट हो रहा है तो यू कैन यूज इट देयर। ओके, सो दिस वे, अगर मिल है तो लिबर्टी का कोई क्वेश्चन है, फ्रीडम का कोई क्वेश्चन है तो आप मिल यूज कर सकते हो। ओके, सो दिस इज योर थिंकर्स पार्ट। नाउ how you can also use PYQs in that. See, everything is based, मोटा यही है that first is your base notes in which you should be having some definitions, then you should be having some quotes and phrases, and then comes the examples. Okay, after that you have to just cross check it through the PYQs. Okay, now the PYQs could be on for instance, if there is a question on Gandhi's 7 sins, then again that question returns as corruption, and like that. Okay, so the themes gets repeated. That is what I want to say. So you have to cover it like this. All these are the thinkers. You can use it in your case studies and you can also use it in your theories, questions. Okay, now let's move forward to the 6th topic, which is public service, and then we'll see the probity in governance also. So the 6th topic, public service ethics. ओके, नाउ जो मैंने आपको पहली वाली कुछ स्लाइड्स में बताया था अबाउट द कंटेम्पररी और करंट क्वेश्चंस जो आते हैं, तो कहीं ना कहीं यहीं से इंस्पायर होके आते हैं। पब्लिक सर्विस में एथिक्स, अब ये इतना ब्रॉड टर्म है कि इसमें कहीं ना कहीं कोई भी क्वेश्चन कैन बी फिटेड। ओके, नाउ तो कैसे इसको आप डील करोगे, और इसमें ब्रॉडली आपको व्हाट यू हैव टू सी, आई बी टेलिंग यू। वेरी फर्स्ट इज द कंपैरिजन एंड द डिस्टिंग्विशिंग टेबल, हाउ डज दैट फिट्स इन हियर। पब्लिक सर्विस है, values है, how does these value actually clash? For instance, laws, how do they clash with the rules, and how the rules clash with the concise. Okay, so that is a comparison table. You can make this table. Okay, you can just make write all the values, and then you can make a comparison table about their examples, about what their definition is, and how and how they can actually get in conflict with each other, and how there is a synthesis between them. समझ रहे हो, लॉज, रूल्स, कंसाइज, एक टेबल बना लो। ठीक है, सबका आप इकट्ठा कर लो, डिस्क्रिप्शन, डेफिनेशन, एग्जांपल, फिर उसके बाद एक जनरली एक सिंथेसिस का टेबल बनाओ जहां पे डिफरेंसेस लिख दो और साथ में ये लिख दो कि इनको साथ में लाना कैसे। ओके, कि अगर एक बैलेंस बनाना है, सो हाउ दे विल रूल आउट ईच अदर। ओके, जैसे कि यहाँ पे बताया है दैट एक सिचुएशन में जहां एक चीज फेल हो जाएगी तो इन तीनों में से कोई लगेगा। ठीक है, लॉ कहता है कुछ, बट इफ देयर इज अ सिचुएशन, अगर ऐसी एक्सेप्शनल सिचुएशन आ गई जहां पे आपको लॉ से हट के काम करना पड़ गया, सो दैट इज वेयर कंसाइज आपका concise is your own judgment. It's been said that concise is the heart, the quote in the heart of the law. Okay, so like that you can just use this. Apart from that, examples इस पे ready रखो। पब्लिक सर्विस के जितने भी ethics है उन पे examples ready रखो। बहुत सारे examples हर you will get in newspaper wherever scams are happening. Good examples also and bad examples also. There is scandals are happening. Corruption में आजकल नए young aspirants corruption में पकड़े जा रहे हैं। Such kind of things you can use as an example. Whistle blowing, international ethics. International ethics में तो you can get a hell lot example about Iran, about Gaza, etc. Okay. Now anchors, again the value addition, ARC report, second ARC तो आप हर जगह कोट कर सकते हो, नोलन कमेटी भी यहाँ पे कोट कर सकते हो। उसके अलावा प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट वो भी कोट करना है आपको, विसल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन एक्ट, एंड देन उदय कोटक की कमेटी आई थी अबाउट सेबी व्हिच कुड बी यूज्ड इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ओके, दिस आल्सो इंक्लूड्स दी
Apart from the public service, this will also include some topics about corporate governance. So for that, Uday Kotak Committee. Okay, and then what are the, so let's see some questions. जैसे कि क्वेश्चन क्या पूछ लिया, रूल्स वर्सेस कंसाइज. सेम वही बात आ गई कि रूल्स आप पहले फॉलो करोगे कि कंसाइंस फॉलो करोगे. अपार्ट फ्रॉम दैट, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कैसे हो जाता है, इंटरनेशनल एड एंड हाउ एथिक्स लीड टू दैट. ओके, तो ऐसे आपको करना है. ओके, दैट फर्स्ट यू विल बी स्टार्टिंग विद आपका बेसिक मटेरियल रेडी हो गया, कंपैरिजन टेबल बना लिया आपने. एक एसेंस टेबल भी इसमें ऐड कर सकते हो आप, कि एक एसेंस बनाना कि अगर तीनों जिसमें आप ये आंसर लिख सकते हो कि वन विल गाइड व्हेन in one situation whereas the other fails. अगर एक फेल हो रहा है तो दूसरा गाइड कर देगा. ओके, ये पूरी वो हो गई बैलेंस. नाउ आफ्टर पब्लिक सर्विस एथिक्स वी हैव the other topic, that is probity in governance. This is similar to public service ethics. Okay, it deals mostly with how the public service works. And now let's see that what strategy could work for it. ठीक है, now करना क्या है इसमें, आपका बेसिक मटेरियल रेडी होगा with all the definition, quotes, phrases, etc. What you have to do is that you have to write 150 word answers on these topics like probity, like good governance, ethics, citizens charter, etc. etc. Whatever the questions are, इन पे थोड़ी सी आंसर राइटिंग कर लो. अपार्ट फ्रॉम दिस, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एथिक्स में आंसर राइटिंग बहुत रिवॉर्डिंग होता है एज कम्पेयर टू जीएस, जहां पे हमें क्वेश्चन की डिमांड दी जाती है और उसको हम एज अ पॉइंट फॉर्मेट उतार सकते हैं 1 2 3 4 5. एथिक्स इज नॉट लाइक दैट. एथिक्स इज अबाउट क्रिएटिंग योर ओन डायमेंशन. हर टॉपर का, हर रैंकर का, हर एस्पिरेंट का एथिक्स का आंसर एक डिफरेंट आंसर होगा. कोई उसका काउंटर आर्ग्यूमेंट लिख रहा होगा तो कोई उसका मॉडर्न रेलेवेंस लिख रहा होगा. ठीक है, सो देयर इज नो राइट और रॉन्ग आंसर इन एथिक्स. व्हाट यू कैन डू फॉर दैट इज दैट यू कैन प्री राइट सम आंसर्स, एंड आंसर राइटिंग प्रैक्टिस अगेन for ethics is non-negotiable. If something works in ethics, that is answer writing. Okay, now diagrams could be used यहाँ पे भी, कहीं पे भी. ethics एक ऐसा पेपर है apart from GS, जैसे GS1 में ज्योग्राफी हो गया, GS3 में तो बहुत सारे डायग्राम, स्टैटिस्टिक्स भी बना सकते हो. Similarly is your ethics. Ethics में you can use lots of diagrams. Like in the theories you can use diagrams in 5 to 6 questions. ठीक है, तो diagrams ready-made आप prepare कर सकते हो. And then institutions इसमें कवर होते हैं. हो सकता है 1-2 क्वेश्चन आ जाए, बट हाँ, इंस्टीट्यूशन की फंक्शनिंग पे क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि लोकपाल कैसे फंक्शन करता है, सोशल ऑडिट क्या होता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कैसे वर्क करता है, सो ऑन दैट. ओके, सो दिस इज, सी व्हाट आई फील, व्हाट यू पीपल मस्ट बी रियलाइजिंग इज दैट दिस पेपर इज वेरी प्रैक्टिकल इन नेचर. देयर इज नॉट वन फिक्स्ड अप्रोच. फिक्स्ड अप्रोच सिर्फ इतनी है कि कंटेंट आपको प्रिपेयर करना है. इट्स अप टू यू कि आप कंटेंट को कहाँ से प्रिपेयर करते हो. आपके पास डेफिनेशन होना चाहिए, यू शुड बी हैविंग सम एग्जांपल्स, फ्रेजेस एंड quotes, and you are done. After that depends the demand of the question, how you are putting forward that, which will come from your answer writing. Okay, now let's move on to the templates that I have used in case study. We have been done with 7 topics हमने कर लिए सातों के सातों about ये अपना एथिक्स के जो 7 टॉपिक्स है वो कर लिया. 8वां है हमारा केस स्टडी. तो केस स्टडी को देखो, केस स्टडी में हमेशा एक फिक्स्ड पैटर्न होता है कि इस तरीके से आसान बनाने के लिए. देखो 3 घंटे का पेपर है, 1.5 घंटे दोनों सेक्शन को दोगे. सो ऐसा तो नहीं है कि यहाँ से अगर सोच के नहीं जाओगे तो बर्बाद हो जाओगे पेपर में. सो एक टेम्पलेट होना चाहिए, माइंड में ये पता होना चाहिए कि अगर क्वेश्चन आएगा तो कैसे करना है. ठीक है, ऐसा नहीं है वहां जाके यू आर जस्ट थिंकिंग, यू कैन नॉट. आई टोल्ड यू इन द वेरी ओरिएंटेशन सेशन इटसेल्फ कि 3 घंटे में आप गर्दन ऊपर नहीं उठा सकते. इफ यू हैव टू प्रिपेयर अ गुड, ये मतलब आपको पूरा पेपर एक अच्छे क्वालिटी के साथ अगर पूरा करना है, सो उतना टाइम नहीं होता. तो इसीलिए वहां पे आपकी क्या मदद करेगा, टेम्पलेट. ये हर क्वेश्चन में फिट हो जाएगा. अगर हर में नहीं होगा तो एटलीस्ट आपका, इफ देयर आर 6 केस स्टडी, 4-5 में आप इसे लगा के आ जाना, एंड 2-3 में थोड़ा यूनिकनेस कर देना अगर आपको कुछ यूनिकनेस दिखानी है. बट आई विल से इन 4 to 5 questions you can use that. This would be generally same, the content would differ but the structure would be same. So now let's follow. Okay, सबसे पहले होगा आपका इंट्रोडक्शन. आप इंट्रोडक्शन में क्या कर सकते हो, कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यू लिख सकते हो, केस लॉ लिख सकते हो, जजमेंट लिख सकते हो, कौन सी वैल्यू के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, कौन सा एथिकल डिलेमा है, कुछ भी लिख दो. बट कुछ वैल्यू एडेड लिखना है. ऐसा ना हो कि सिर्फ केस स्टडी को ही उतार दिया 3 लाइन में एंड यू हैव जस्ट कॉपीड दैट. डू नॉट डू दैट.
फॉर इंस्टेंस अगर मुझे याद है देयर वाज अ केस स्टडी इन 2025 समथिंग अबाउट दैट द शेल्टर एंड आई थिंक कुछ पीपल का इंक्रोचमेंट था एंड सम एनवायरमेंटल क्लियरेंस वाज नीडेड, तो उन लोगों को हटाना था वहां से एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो आई स्टार्टेड विद दैट कि राइट टू शेल्टर इज इन कॉन्फ्लिक्ट विद द राइट टू क्लीन एनवायरमेंट, समथिंग लाइक दैट. ओके, सो यू हैव टू यूज दैट योर मतलब जो भी है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू यूज कर लो एक्सेट्रा, जो भी यूज कर सकते हो. उसके बाद आपको एक बार क्वेश्चन को भी पढ़ना है. या तो कभी क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि व्हाट आर द एथिकल इश्यूज, या तो वो आपसे पूछ सकता है एथिकल डिलेमास. दोनों में डिफरेंट होते हैं, ठीक है. डिलेमास वो वर्सेस वाला होता है कि दिस वर्सेस दिस. डिलेमा मतलब कौन सी दो वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट करी है. एथिकल इश्यूज में होता है कि इशू क्या है एक्चुअली में. It will come as a line कि okay, this is the degradation of environment, or this is against the Rawls concept of justice, or this is caste based discrimination. ये issue चल रहे हैं. And when it's about the dilemmas, it's versus like concise versus law, या फिर rules versus your internal rule, that is your morality. तो वो होता है the dilemma. ठीक है, दो चीजें होती है और वो याद रख लेना प्लीज. ओके, बिकॉज पीपल आर मेकिंग दिस मिस्टेक. एथिकल इश्यूज और एथिकल डिलेमा में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं एंड देन पूरा डिमांड ऑफ द क्वेश्चन वो गलत लिख देते हैं और नंबर कट जाते हैं. सो प्लीज कीप इट इन माइंड. ओके, अब आ जाते हैं एथिकल इशू पूछेगा आपसे तो इशू में वैल्यू बता देना कि इशू में हो क्या रहा है. इन्वायरमेंट का इशू है तो बता देना इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन है. आर्टिकल 21 ला सकते हो कि राइट टू क्लीन एनवायरमेंट. अगर प्राइवेसी की किसी की इशू है तो बोलिए, मतलब मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ. उसके बाद आता है कोर्स ऑफ एक्शन. ठीक है, कोर्स ऑफ एक्शन में आपको दो तरीके से पूछ सकते हैं. या तो वो सीधे पूछ लेंगे कि आप एक्शन क्या लोगे, या तो आपको पूछ सकते हैं व्हाट आर द डिफरेंट ऑप्शंस ऑफ एक्शन. समझ रहे हो, बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन आते हैं. ऑप्शंस में अगर पूछ रहे हैं तो 3 ऑप्शंस तो आप मिनिमम देना, 4 भी दे सकते हो, पर 3 ऑप्शन ऑन अ मॉडरेट साइड दे देना. और अगर एक्शंस पूछ रहे हैं तो उसको नंबर के फॉर्म में कर सकते हो. एज अ फर्स्ट फॉर्मेटिव स्टेप आई विल स्टार्ट विद एन इन्वेस्टिगेशन. एज अ सेकंड स्टेप आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन फॉर फेयरनेस एंड फॉर गुड ट्रायल I'll immediately take the notice of the whatever the involved people are. मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि कुछ होता है तो आप पहले कहोगे कि फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन, सेकंड नंबर पे आफ्टर इन्वेस्टिगेशन I'll just punish those who are the perpetrators, then I'll also consult my senior. इस तरीके से आपको कोर्स ऑफ एक्शन बनाना है. ठीक है, और एक दूसरा क्वेश्चन होता है जहाँ पे आपको ऑप्शंस, ये यहाँ पे 4th. ठीक है, ऑप्शंस वाला क्वेश्चन भी होता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ. हाँ, एंड आई आल्सो फॉरगॉट स्टेक होल्डर्स. जहां पे देखो स्टेक होल्डर जरूरी नहीं है हर जगह लिखना है, दैट विल डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन. अगर क्वेश्चन बड़ा है, ठीक है, उसमें 4-5 सब पार्ट है तो फिर तो 4-5 पेजेस कवर हो जाएंगे. कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें सिर्फ 3 सब पार्ट होते हैं तो उसमें एक छोटा सा स्टेक होल्डर बता दोगे और इसमें सारी पार्टीज को यू हैव टू राइट ईच एंड एवरी पार्टी विच इज गेटिंग अफेक्टेड. ठीक है, इंक्लूडिंग यू, इंक्लूडिंग एनवायरमेंट, इंक्लूडिंग द इंडिविजुअल एंड इंक्लूडिंग द सोसाइटी. ओके, एथिकल इश्यूज बता दिया. ऑप्शंस का मैंने बता दिया कि हर टाइप का ऑप्शन देना है और उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स बताने हैं. ठीक है, उसके बाद ऑप्शंस के बाद कोर्स ऑफ एक्शन मैंने बता दिया. कोर्स ऑफ एक्शन माने कि आप कैसे आगे एक्शन लोगे. ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है इसीलिए यू हैव टू बी क्लियर. एथिकल इशू वर्सेस एथिकल डिलेमा. ठीक है, ऑप्शंस वर्सेस कोर्स ऑफ एक्शन, 4 अलग चीजें हैं. ठीक है, उसके बाद जस्टिफिकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट. जस्टिफिकेशन, कोर्स ऑफ एक्शन, आपने कोर्स ऑफ एक्शन लिया, पूछा हो ना पूछा हो, आपको जस्टिफाई करना है कि आपने ये कोर्स ऑफ एक्शन क्यों लिया. ठीक है, बिकॉज दिस विल प्रमोट कांतियंस कैटेगोरिकल इंपेरेटिव, या फिर दिस विल प्रमोट गांधीज वर्च्यू ऑफ सर्वोदय. तो कुछ ऐसा लिख दो कि क्यों आपने करा. जस्टिफिकेशन, बिकॉज दिस विल मेक मी फुलफिल द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन ऑनेस्ट सिविल सर्वेंट. ठीक है, तो उसका जस्टिफिकेशन दो विच इज एंकर्ड इन वैल्यू. वहां पे वैल्यू लिख देना कि किस वैल्यू की वजह से ऐसा कर रहे हो. एंड फाइनली तो कंक्लूजन जैसा भी देना चाहो, कोई कोट दे दो, कोई फ्रेज दे दो एंड यू आर गुड टू गो. ठीक है, तो ये पूरा टेम्पलेट है. इंट्रोडक्शन से शुरू करोगे, स्टेक होल्डर डाल दोगे. स्टेक होल्डर हर केस में नहीं डालना, अगर मतलब वैसे स्पेस ज्यादा है तो डालोगे. उसके बाद एथिकल इशू पे आओगे, अगर एथिकल इशू पूछा है तो. कहीं एथिकल डिलेमा भी पूछ लेते हैं. उसके बाद ऑप्शंस पे आओगे. ऑप्शंस के बाद कोर्स ऑफ एक्शन पे आओगे कि इनमें से कौन सा आप करोगे और क्यों करोगे. जस्टिफिकेशन हो गया और फाइनली कंक्लूजन हो गया. ठीक है, इसी टेम्पलेट पे सारी केस स्टडी सॉल्व होंगी. ओके, आफ्टर केस स्टडी कुछ चीजें जो मैंने एक्स्ट्रा मार्क्स जिससे मुझे मिली. ठीक है, पहला है कभी एक्सट्रीम, ये केस स्टडीज के लिए बता रही हूँ. पहला है नेवर चूज एन एक्सट्रीम ऑप्शन. एक्सट्रीम
कोई ऐसी चीज जो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखी है, ये चीजें आपको कभी भी लिखना ही नहीं है। जैसे कि रेजिग्नेशन, आपने सीधे लिख दिया रेजिग्नेशन, डू नॉट राइट दैट, दैट इज नॉट अ सोल्यूशन, ठीक है। प्रोटेक्ट द विल्नरेबल्स फर्स्ट, just show some social justice, just show some governance, values that you will always protect the weaker section। अगर एक ओल्ड एज लेडी है तो प्लीज ये मत दिखाओ कि नो, rules are rules my friend and I'll not protect her interest। Please just go beyond rule, write the justification that I'll follow my concise, and by my concise I feel that the old lady needs help first and priority। So if it sometimes I want to break the rules, I am breaking rule for the vulnerable section, ठीक है। compassion दिखाइए, stay inside the law and create a record, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा बनना है that you are a bureaucrat, you are an officer, systematic काम होना चाहिए, उसमें values भी दिखनी चाहिए, उसमें ऐसा लगना भी चाहिए कि एक कोर्स ऑफ एक्शन लिया गया है तो 1 2 3 फॉर्म में स्टेज वाइज लिया गया है। यू हैव टू लुक सिस्टमैटिक, ओके। सो दीज आर द रूल्स। एक्सट्रीम का भी चूज मत करना, लॉफुल रहना, कॉन्स्टिट्यूशनल रहना, वैल्यूज यूज करना, विल्नरेबल पीपल्स को दिखाना दैट यू आर कि आप मतलब यू आर स्टिकिंग ऑन टू द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज और फिक्सिंग द सिस्टम टू, ठीक है। नेक्स्ट, okay, now the 12 archetypes which I have practiced, okay, now these are some basic मतलब मैं ये कह सकती हूँ ये themes है, इनमें से 12 themes हैं। I feel कि if you prepare them well तो 4 से 5 सवाल आपके हमेशा इसमें से हो जाएगा, okay। मोटे मोटे थीम्स यही है, मैं आपको 2025 का एग्जाम्पल लेते हुए समझाऊंगी कि ये थीम्स कैसे काम करते हैं, ओके। फर्स्ट कम्स पॉलिटिकल प्रेशर और सुपीरियर प्रेशर ऑन एन ऑनेस्ट ऑफिसर। 2025 had a question like that there is something related to a confidential report of the company and the seniors are pressurized। So students, we have seen the 4-step method to how to decode the codes। मैंने आपको easily समझा दिया कि किस तरीके से पहले इंट्रोडक्शन में आप उसी कोड को, उसके एसेंस को सिंपल वर्ड्स में समझाइए। उसके बाद डायमेंशंस खोलने हैं आपको। डायमेंशंस कैसे खोलोगे? सबसे पहले तो देखो जो कोड होगा उसी को आपको तोड़ देना है। इफ दिस इज अ कोड दैट लर्न एवरीथिंग दैट इज गुड फ्रॉम अदर्स एंड फॉरगेट दैट इज नॉट, तो आप 2 इसके डायमेंशंस खोल सकते हो। फर्स्ट इज द लर्निंग डायमेंशन एंड देन इज द फॉरगेटिंग डायमेंशन, ठीक है। 2 डायमेंशंस यहाँ से आ गए। एक काउंटर डायमेंशन होगा दैट इज टू आर्ग्यू अगेंस्ट इट एंड देन यू हैव टू कंक्लूड। सो दिस कंक्लूड्स अस विद ऑल द 3 मेथड्स कि किस तरीके से थ्योरी को डील करना है। थ्योरी में आपका बेसिक कंटेंट कहाँ से आएगा, एग्जाम्पल्स कैसे प्रिपेयर करोगे, एग्जाम्पल बैंक मैंने आपको बता दिया था। उसके बाद आफ्टर थ्योरी हमने टेम्पलेट देख लिया केस स्टडीज के लिए कि कोई भी केस स्टडी होगा उसको स्टेप बाय स्टेप आप जाओगे कैसे। डिफरेंस जरूर याद रखना, एथिकल इशू होगा तो इशू एड्रेस करना है और डिलेमा होगा तो डिलेमा एड्रेस करना है, ठीक है। ट्राई टू बी क्लियर एंड कंसाइज। और उसके बाद हमने कोटेशन भी देख ली दैट हाउ यू हैव टू गो। सो दीज आर द ब्रॉडली 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन एंड देयर स्ट्रक्चर, ओके स्टूडेंट्स। सो नाउ आफ्टर ये तो हो गई एकेडमिक्स की बात, उसके बाद आती है प्लानिंग। अब यहाँ पे काफी बच्चे वुड बी दोस्त जो ऑलमोस्ट 80 डेज के बाद वो अपना मेंस लिखने वाले होंगे और उन्होंने शायद एथिक्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया होगा। सो दिस वाज ब्रॉडली माय 90 डे प्लान अबाउट हाउ वो जो मैंने आपको 8 थीम्स बताए हैं उनको कवर करने के लिए एंड ऑल्सो अबाउट हाउ टू एग्जीक्यूट दैट, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। देखो 90 डेज को सम पीपल डू व्हाट, दे आइदर डू दैट सिंगल हैंडेडली, मतलब पूरे एथिक्स को वो एक बार लेके बैठ सकते हो, वो भी मॉडल कर सकते हो। या फिर अगर 90 डेज का आप थोड़ा 3-3 घंटा निकालो तो मैं उस हिसाब से आपको बताती हूँ कि कैसे कवर करना है पहले के। और इफ समवन इज बिगिनर, जिसे बहुत सारा टाइम है और वो एथिक्स प्रिपेयर करना चाह रहा है, ठीक है, लेट्स से कि कोई 2028 में देगा, फॉर हिम ऑल्सो वो फिर 3 महीने का प्लान बना लो। और जिनको मेंस देना है वो रोज के 2 या 3 घंटे का प्लान बना लो इस हिसाब से, ठीक है। तो सबसे पहले फाउंडेशन जो मैंने आपको वैल्यूज वगैरह बताई थी, एथिक्स होता क्या है वो कर लो, ठीक है। टेक्स्ट बुक वंस, टेक्स्ट बुक मतलब आपका बेसिक बुक, ठीक है, कोचिंग का नोट या बेसिक बुक जो आपने किया वो एक बार डेफिनेशंस की पूरी दैट डेफिनेशन की बैंक जो मैंने बताई थी वो, और एग्जांपल की बैंक, ठीक है। ये आपका पहला काम है जो आपको 10 दिन से 15 दिन के अंदर निपटा देना है। एक बार ये हो गया, उसके बाद आप आओगे नेक्स्ट स्टेप पे जिसमें होगा
जो आपकी कोट बुक होगी, थिंकर बुक होगी, थ्योरीज लिखोगे और आंसर में से अगर कुछ वैल्यू एडिशन मिल रहा है तो वो लिखोगे। ये आपको 30 डेज तक निपटा देना है, मतलब 1 महीने में आपका कंटेंट अभी तक सॉर्टेड है। उसके बाद थोड़ा बहुत बचेगा जैसे कि कम्युनिटीज लॉस, वो आप आगे भी कर सकते हो, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका बेसिक फाउंडेशन कंटेंट और आपका वैल्यू जो है, जो आपका एक्चुअली वैल्यू एडिशन की तरह काम करेगा, द एग्जांपल्स, द थिंकर्स, द फ्रेजेस एक्सेट्रा, वो दोनों इसमें आ जाएगा। इन 1 महीने में आपने ये कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद कुछ लॉज होते हैं, कुछ और एड ऑन जो कि एडवांस वैल्यू एडिशन जिसे मैं कहती हूँ, जैसे लॉज हो गई, इंस्टीट्यूशंस हो गई, थ्योरीज हो गए, तो वो आप ऐड कर सकते हो। जब आपका ये हो गया उसके बाद थोड़ा सा अब आपने थ्योरी अपना पूरा कंप्लीट कर लिया, आपका बेसिक्स क्लियर है, आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो चुका है, तो अब आप मूव ऑन करोगे टुवर्ड्स योर केस स्टडीज, ठीक है। केस स्टडीज में क्या करना है, 12 आर्कीटाइप्स जो मैंने आपको 12 तरीके बताए थे, जो थीम्स थे उनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, उनके मतलब आप उनका फ्रेजेस, उनका कोट्स, उनका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, उसमें मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या हो सकते हैं, कौन सी वैल्यू किसमें लग रही है, तो वो यूज कर सकते हो, ठीक है। तो केस स्टडी की तैयारी ऐसी करनी है दैट यू शुड फॉलो ऑल दीज 12 फ्रेमवर्क्स या फिर आर्कीटाइप्स। उसके बाद सेक्शन बी के 5 साल के प्रीवियस ईयर्स कर लेना सॉल्व, rather than going for any test series. I think no one can predict like UPSC. Just use the UPSC PYQs only, and then definitely mentors का review ले लो, evaluation of your copies, that's very important. आपका सारा बेसिक हो गया, आपने इधर आंसर राइटिंग भी कर ली, इधर से आपका सारा कंटेंट कवर्ड है। नाउ यू हैव टू मूव ऑन टू गिविंग टेस्ट, सो दैट टू चेक कि क्या 3 घंटे में वो पेपर हो पा रहा है। लेट मी टेल यू, सारे जीएस में से एथिक्स का पेपर सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, बिकॉज एज कम्पेयर टू जीएस पेपर्स जहाँ पे आपको 50 पेज भरने होते हैं, इधर यू हैव टू कंप्लीट आई थिंक 2 to 4 पेजेस मोर, ठीक है। तो नेचुरली यहाँ पे आपकी जो राइटिंग स्पीड है या फिर जो ब्रेन स्टॉर्मिंग की स्पीड है जो आप पेपर पे उतारोगे वो ज्यादा बढ़ जानी चाहिए, ठीक है। तो आपको 4 पेपर ऐसे लिखने हैं जो 3 घंटे में आपने, पहले देखो शुरू में तो नहीं कर पाओगे, हो सकता है some people might take 4 hours, some people might take 3.5 hours, but try to limit it and like bring it to 3 hours, okay? And finally आपका सब कुछ रेडी है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते रहो एंड रिवाइज करते रहो। दिस कंसाइज बहुत क्लियर है, कुछ ज्यादा करना नहीं है। पहला स्टेप बेसिक्स, बेसिक्स के बाद सेकेंड स्टेप एडवांस वैल्यू एडिशन, कंटेंट डन हो गया, इधर तक कंटेंट डन। उसके बाद केस स्टडी की थोड़ी सी प्रैक्टिस। देखो जितने दिन आपको इधर कितने दिन लग गए, यहाँ पे आपको 40 to 50 डेज लग गए, पर ये कितने केस स्टडी का कितने दिन का काम, मुश्किल से 15 से 20 दिन का काम है, ठीक है। लेकिन इधर रिटर्न उतना ही मिलेगा। उसके बाद आप फुल लेंथ टेस्ट दे दोगे और फिर रिवीजन करते रहो, आंसर्स लिखते रहो, चेक कराते रहो एंड इवैल्यूएशन कराते रहो। सो दिस कंसाइज दैट 90 डे प्लान, ठीक है। बिगनर्स भी यूज कर सकते हो जिसके पास बहुत टाइम है, मेंस जो देने वाले हैं वो भी यूज कर सकते हो, 2-2 घंटे रोज निकालोगे तो ऐसे करके 90 डेज में हो जाएगा, ओके। और थोड़ा बहुत आप फ्लेक्सिबल होके इसे चेंज भी कर सकते हो, ओके स्टूडेंट्स। सो व्हाट आई अवॉइडेड एंड व्हाट आई एक्चुअली एग्जीक्यूटेड, कुछ चीजें, क्योंकि देखो एक तो होता है पेपर के लिए पढ़ के जाना और एक होता है उस 2 या उस 3 घंटे में आप क्या करते हो, तो वो मैं अब आपको प्रैक्टिकल बताती हूँ। देखो सबसे पहले मिस्टेक्स जो मैंने नहीं किए, फिलोसॉफिकल एसे इंस्टेड ऑफ स्ट्रक्चर्ड पॉइंट्स, ठीक है। तो अब देखो जैसे एसे है हमारा, इन एसे वी डू व्हाट, वी ट्राई टू राइट इन पैराग्राफ्स एंड दैट टू वी राइट फिलोसॉफिकल पॉइंट्स, ठीक है। तो मैंने इधर क्या किया, मैंने और तो मेरा अप्रोच थोड़ा डिफरेंट था। मैं अगर 3 कोटेशन के क्वेश्चंस हैं तो 1-2 में पैराग्राफ्स यूज कर लेती एंड इन 1 आई विल राइट पॉइंट्स, ठीक है। बट ट्राई, आप इतना ट्राई करना कि बहुत ज्यादा पॉइंट्स लिखने के बजाय जो कोटेशंस के क्वेश्चन है वो आप एसे की तरह लिख दो, ठीक है। और जो थ्योरी के क्वेश्चन है वो आपको पॉइंट्स की तरह लिखने हैं। देन जेनरिक केस आंसर्स नहीं लिखना, ठीक है। तो ये प्लीज मत करना, जैसे आई विल कंडक्ट एन इंक्वायरी, प्लीज डू नॉट राइट दैट, okay. Try to use some heavy words that going with the value of there is a value of going with the value of subjectivity and investigative nature. I will go with the inquiry of XYZ. तो थोड़ा सा क्वेश्चन देखो, ऑल्दो इतना हम बहुत ज्यादा एक इंक्वायरी हमें कंडक्ट करनी है, उसे हम क्या ही लैंग्वेज लिख देंगे, इट्स नॉट पॉसिबल, बट स्टिल ट्राई टू यूज द वैल्यूज। जैसे न्यूट्रलिटी होता है, गोइंग विद द न्यूट्रल टच, आई विल फर्स्ट डू अ इंक्वायरी विच इज अ फेयर ट्रायल, ठीक है। ऐसे ऐसे करके आपको बनाना है, ठीक है। ओवर इन्वेस्टिंग इन सेक्शन इन दिस इज प्लीज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वी
थिंक वी ट्राई टू गिव मोर टाइम टू आइदर सेक्शन बी या सेक्शन ए। अगर हम सेक्शन ए से स्टार्ट करते हैं तो ज्यादा टाइम दे देते हैं, 1.5 घंटे देने के बजाय उधर हमारा कब 1 घंटा 45 मिनट हो जाता है पता नहीं लगता, और वाइसा वर्सा। अगर हम केस स्टडी से स्टार्ट करते हैं तो फिर हमारा सेक्शन ए छूट जाता है। तो बैलेंस करना है। मेरा पर्सनल अप्रोच क्या होता था, मैं 1 घंटे में 4 केस स्टडीज कर देती थी, साइड करके रख लेती थी। उसके बाद जो भी टाइम बचता था सारा सेक्शन ए करती थी, और लास्ट के 20 मिनट में 10-10 मिनट में केस स्टडीज लास्ट के कर लेती थी। इसका लॉजिक ये है कि जो शुरू के क्वेश्चन है वो आपका एक्सप्रेशन बनाएगा, वो आपका इंप्रेशन बनाएगा, और उससे आपके ज्यादा मार्क्स आ सकते हैं। सो व्हाट आई यूज्ड टू डू इज कि मैं केस स्टडीज 4 करके अपने रख लेती थी। अगर लास्ट के 2 केस स्टडीज मेरे रश्ड होंगे भी, सो एक्चुअली इट विल नॉट क्रिएट दैट मच अ बैड इंप्रेशन। मान लो अगर आपने केस स्टडीज करा और फिर आते आते आपके थ्योरी ही बहुत बेकार हो गया, देन दैट कुड क्रिएट अ बैड इंप्रेशन। ओके, तो जैसा भी है अपना फ्लेक्सिबल अप्रोच कर लीजिए, बट मेक श्योर कि दोनों सेक्शंस पे इक्वल टाइम, मोर देन इक्वल टाइम आप दे सके। ठीक है, एक्सेसिव कोटेशन से बचना है। ऑल्दो आई डू नॉट थिंक दैट एक्सेसिव कोटेशन कोई लिख पाएगा, क्योंकि फिर उसमें अपना ही एक हार्ड वर्क चाहिए। कोटेशंस याद करो, फिर उसे लिखते रहो। सो रादर देन दैट पर क्वेश्चन 1 कोटेशन, ज्यादा से ज्यादा अगर कंक्लूड भी कोटेशन से करना है तो 2 कोटेशंस, नॉट मोर देन दैट। ठीक है, अब बिल्कुल ही डायग्राम भी नहीं बनाना, ये भी मत करना। ठीक है, अगर 13 क्वेश्चन है थ्योरी के तो 5-6 क्वेश्चंस में या फिर लेट्स से 4-5 क्वेश्चंस में डायग्राम बना दो। सो प्लीज डू नॉट डू दीस मिस्टेक्स, यू कैन सी देम। उसके बाद एग्जाम डे पे पेपर करना कैसे, सबसे पहला 5 मिनट आपको मिलेगा, जस्ट रीड दैट। अब इसमें भी रीडिंग कैसे करनी है, मैं ये करती थी कि मैं 5 मिनट में अपनी पहली, देखो केस स्टडीज जो होते हैं उनको पढ़ने में ही आपको ज्यादा टाइम लग जाएगा, तो मैं 5 मिनट में अपनी पहली पूरी केस स्टडी पढ़ लेती थी, एंड यू कैन डू द सेम। ठीक है, 5 मिनट देखो, होल पेपर पढ़ने के बजाय, ऑल्दो यू कैन रीड होल पेपर, आई एम नॉट अगेंस्ट इट, बट रादर यू कैन रीड, मतलब होल पेपर जल्दी जल्दी से देख लिया और 2 मिनट में पहली केस स्टडी पढ़ना शुरू कर दी, ताकि जैसे ही बेल बजे यू स्टार्ट विद योर फर्स्ट केस स्टडी। ओके, सो डू नॉट जस्ट यूज दैट टाइम जुडिशियली। ठीक है, इन्होंने बताया भी है, मार्क द इजीएस्ट केसेस एंड देन अटेम्प्ट देम इजीली। समझ रहे हो कि पहले पेपर आप जल्दी से देख लो, केस स्टडी के सेक्शन को देख लो, उसमें से केस स्टडीज पढ़ लो और देख लो कि कौन सा इजी है, जस्ट finish that up. Okay, approx time distribution 85 minute for section A and 90 minute। देखो 5 मिनट का बफर लेके चलना है। देखो आपका इतना तो होना ही है कि अगर आप सेक्शन ए से शुरू करोगे तो सेक्शन बी कॉम्प्रोमाइज होगा, एंड इफ यू स्टार्ट विद सेक्शन बी, सेक्शन ए वुड बी कॉम्प्रोमाइज। सो प्लीज डू नॉट डू दैट, जस्ट बैलेंस आउट, अटेम्प्ट एवरीथिंग, स्ट्रक्चर्ड हाफ आंसर अर्न्स नथिंग, एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑन कि सब कुछ अटेम्प्ट करो। हो सकता है तो थोड़े पॉइंट्स कम लिख दो, पर एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। कीवर्ड्स को अंडरलाइन करते रहो, वैल्यू जो है उसे अंडरलाइन करते रहो, एंड फाइनली शॉर्ट पैराग्राफ्स लिखना। अगर ऐसे के क्वेश्चन है तो शॉर्ट पैराग्राफ, अगर पॉइंट वाइज लिख रहे हो तो 3-4 लाइन से ज्यादा लंबा पॉइंट नहीं लिखना है, कंसाइज रहना। एंड ऑल दिस इज व्हाट आई डिड। ओके, सो आई होप इट्स ऑल क्लियर दैट व्हाट यू हैव टू अवॉइड एंड व्हाट यू हैव टू डू। फाइनली इट इज, यू नो, द जीएस पेपर 4 इज द पेपर ऑफ अ प्रिपेयर्ड माइंड, जो कि आपको पता लग ही गया होगा। मैंने हर टाइम इसी पे आपको बार बार जोर डाला है कि पहले से अपना डेफिनेशन का बैंक, अपना एग्जाम्पल का बैंक, एक कोटेशन का बैंक, ये रेडी रख लो। आपका प्रिपेयर्ड माइंड होगा वो, एंड वंस इज योर प्रिपेयर्ड माइंड, तो फिर यू नो आप वहां जाके एग्जीक्यूट कर पाओगे। पर चाहे आप 10 किताबें पढ़ लो, इफ यू आर नॉट प्रिपेयर्ड, अगर एक ही चीज को आपने बार बार रिवाइज नहीं करा है, सिस्टमैटिक तरीके से नहीं है, तो कोई फायदा नहीं होगा। ओके, एज आई टोल्ड यू, मेरे 4 एसेट्स थे। मेरा ग्लॉसरी था, डायरी था जिसमें सारे थिंकर्स का बैंक था, एग्जाम्पल का बैंक था और केस का टेम्पलेट था। उसी को मैं बार बार प्रैक्टिस करती रही, रिवाइज करती रही, और उसी को मैंने एग्जीक्यूट कर दिया। तो मेरा इट वाज नॉट अ होप, एक्चुअली इट वाज अ मेथड। सो knowledge will give you power, but the character will give you respect, and this character, that Sheelam Param Bhushanam actually is shown in your GS paper 4, and that begins with your homework. So I hope that you will, you know, put your energies on these questions, you know, these example and value addition banks, and then we'll help you forward. And thank you so much, student, for just engaging with me, and all the best. For more such informative content, follow our social media handle. The links are given below in the description, and you can also scan our QR code given in your screen. Thank you.